क्या बात आहे. भारतीय संगीतामध्ये एक तर टॅलेंटला तालीमची जोड लागते आणि दुसरं म्हणजे परिस्थितीनुरूप तुम्हाला क्लास आणि मास दोन्ही अपील जपत पुढे जावं लागतं. हे दिव्य भारतीय संगीतामध्ये सर्वांनाच पार करता येते असं नाही. त्यातल्या त्यात जे प्रतिथयश कलावंत असतात त्यांना हे सगळं वेळेत करावं लागतं. आपल्यासोबत आज असंच एक दाम्पत्य आहे जे भारतीय शास्त्रीय संगीतामध्ये वेगळेपण घेऊन आलेले आहेत. मुंबईत राहायला आलेले आहेत, त्या अर्थानं ते महाराष्ट्रीयन झालेले आहेत. आपल्यासोबत आघाडीचे सतारवादक पूर्वायन चॅटर्जी आहेत, त्याचबरोबर त्यांच्या पत्नी आणि मल्याळी गायिका तसंच उर्दू गायिका गायत्री अशोकनसुद्धा आहेत. तुम्हा दोघांचं या शोमध्ये स्वागत है. धन्यवाद. धन्यवाद. पहले तो दीपावली की बहुत सारी शुभेच्छाएं. आपको भी और सारे दर्शकों को भी हमको उम्मीद है कि उनको पूरा जो फेस्टिव सीज़न उसका बहुत आनंद आ रहा है. ये कोरोना का जो समय था वो बहुत लंबा चल रहा है. जी. अभी तक के 7 महीने का जो काल गुजरा है उसमें क्या देखा है कि जो सिंगर है, जो आर्टिस्ट है, कोई भी हो, उसको उस काल में ढालना बहुत एक कठिन परीक्षा थी. लेकिन आप वो है जिन्होंने ऑनलाइन का एक रास्ता खुद निकाला और आपसे प्रेरणा लेके या आपसे कुछ सलाह लेके औरों ने भी अभी ऑनलाइन कॉन्सर्ट शुरू कर दिए. लेकिन मुझे याद है कि आपने अप्रैल में ही वो सब चीज़ें करके शुरू कर दी और आप तो बहुत बिजी भी हो गए. ये कैसे हुआ? मैं आपको बताऊं आशीष जी, पहले तो ये जितने भी हमारे भाई बहन हैं जो अपना सिर्फ संगीत में ही नहीं बट जनरली आर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट, जो इवेंट वाले हैं, जो मेकअप वाले हैं, जो जनरल एक लाइव एंटरटेनमेंट सीन से जुड़े हुए हैं, उनके साथ बहुत मेरा मतलब उनके लिए दिल मेरा बहुत दुखता है. और सब के साथ हम लोग सब साथ में हैं और कोशिश ये है कि कुछ ना कुछ पैरेलल. मैं आपको बताऊं, कभी कभी मैं रात को सोचता हूँ और सोच के हैरान हो जाता हूँ कि कैसे एक पैरेलल वर्ल्ड बनाया जाए जिसमें अभी डिजिटल इज़ द मोस्ट ऑब्वियस चॉइस, क्योंकि सारी मीटिंग्स सब कुछ आपके मीडिया वाले के लिए भी बहुत सारी चीज़ डिजिटल के ज़रिए हो रहे हैं. पर मैं अभी भी सोच में हूँ कि कैसे हम लोग एक जिसको बोलते हैं इकोसिस्टम चालू करें ताकि सब लोग अपना काम जारी रखें और सबकी रोटी रोज़ी बने रहे. तो फर्स्ट आई थिंक 15-20 डेज़ वी वर ऑल इन डिनाइल कि चलो ठीक हो जाएगा, 2 महीना 3 महीना ऐसा हम लोग सोच रहे थे. पर अभी आई थिंक समझ ऐसा आ गया है कि इसको लेके ही जीना है, इसको लेके ही आगे बढ़ना है. तो हम दोनों ने साथ में घर पे, क्योंकि एक ही दूसरे के साथ थे और कोई उस वक्त तो कोई था भी नहीं, तो उस वक्त तो घर पे कोई डोमेस्टिक हेल्प कोई भी नहीं आ रहे थे. तो हम ही लोग रोटी बना रहे थे, हम ही लोग. उसी के बीच आप जो बोल रहे हैं कि बिज़ी हो गए, बिज़ी इसलिए थे कि घर का काम भी लगा हुआ था. बाकी काम तो पहले भी करते थे. तो मतलब झाड़ू पोछा करके कंप्यूटर ऑन करो, करके जाओ. और मैं एक्चुअली बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मेरे साथ आके 2 लोग ऐसे जुड़ गए, 3 लोग ऐसे एक्चुअली जुड़ गए, ऐसे लोग जुड़ गए जो कि बहुत टैलेंटेड है और बहुत अप टू डेट भी है. तो उसमें आदित्य श्रीनिवासन, वो खुद एक टॉप ग्रेड ऑडियो इंजीनियर है और ख़ुद तबला भी बजाता है. महेश राघवन जो कि आईपैड बजाता है, और दर्शन दोषी जो कि बहुत ऊंचे दर्जे की ड्रमर है. हम साथ में आ गए और सोचने लगे कि कैसे हम लोग गाना बजाना कर सकते हैं ऑनलाइन. तो कुछ तरीका निकला. ऐसे बोलते हैं ना कि आप जब दिल के सच्चे हैं और इरादे आपके सच्चे हैं तो ऊपर वाले भी सहायता करते हैं आपके. तो कुछ ना कुछ ऐसा तरीका निकला कि हम लोग साथ में संगीत कर सके. और हमको काफ़ी बढ़ावा और आशीर्वाद मिला उस्ताद जाकिर हुसैन साहब से, शंकर महादेवन जी से, हरिहरन जी से, फरहान अख्तर जी से, और भी बहुत सारे लोग, जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन्होंने काफ़ी हम लोगों को इनकरेज किया. तो वो सिलसिला जारी है. हम लोग देख रहे हैं कैसे उसको आगे बढ़ाएं. जैसे कि आपने कहा घर पे ये सब हुआ है तो ऑब्वियसली इनकी भी हेल्प बहुत उसमें रही है. तो कुछ इस दौरान ऐसा गाना बजाना हुआ इनके वजह से जिससे तो इनका नया टैलेंट आपको पता चला और इनका कुछ नया आपको पता चला? सबसे पहले तो मुझे ये पता चला कि मैं लॉकडाउन अगर हो गया तो इनके साथ ही लॉकडाउन होना है. ये पहले पता चला. ये this is the first time we are spending so much time together, you know, after marriage. क्योंकि हमेशा travel तो चालू होता ही है, you know, it's like 6-7 months of, you know, being together.
ऐसा सोचा भी नहीं था कि सब घर में ही और यहाँ पे तो 2 दिशाएं से 2 लोग हैं, एक कोलकाता से है, दूसरे त्रिचूर केरला से है, सोचिए ना, और हम मीटिंग लोग पॉइंट मुंबई है। पूरा इंडिया है ये रूम में। अपने साथीदार भी इधर जो है, मतलब जो लोगों के वजह से हम लोग जा रहे हैं, ऑल द क्रू एंड ऑल, सब पूरे इंडिया से लोग है। मुंबई है ही ऐसा शहर, और एंड महाराष्ट्र एज अ स्टेट इज दैट वे अमेजिंग। आई हैव ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर नॉट ओनली दिस सिटी। मैं तो अभी, हम लोग कभी कभी डिस्कस करते हैं, दुनिया में और कहीं रह भी नहीं सकते, ऐसी आदत हो गई है मुंबई की। इसी दौरान आपने कुछ लाइव कॉन्सर्ट ऑनलाइन की। जी हाँ। जिसमें से मुझे एक याद है और मुझे बहुत अच्छी भी लगी, मैंने वो तो पहले ही ऑनलाइन लाइक भी की है जी। जो लतांगी राग लतांगी आपने ईशान घोष के साथ बजाया। जी जी जी। वो सही में अमेजिंग था। जी जी। तो उसी से शुरुआत करते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लतांगी के बारे में मैं बताना चाहता हूँ, वो कर्नाटिक राग है, साउथ इंडियन मतलब कर्नाटिक शास्त्र से है, और उसको कुछ राग ऐसे हैं जैसे हमसध्वनि है, जैसे कीरवानी है, ये सब अभी नॉर्थ में ऐसा आ गया है कि हम, मतलब हिंदुस्तानी जो म्यूजिशियंस है, हम लोगों ने इसको अडॉप्ट किया, बट लतांगी इज़ लिटिल रेयर। पर पंडित रविशंकर जी का क्रेडिट है कि उन्होंने काफ़ी साउथ इंडियन राग, साउथ इंडियन ताल शास्त्र वो सब लाए हैं, तो उसमें से ये एक राग है। मैं थोड़ा एक झलक, बात निकली है तो लतांगी के पहले इतना बजा नॉर्थ इंडियन स्टाइल में वो चारुकेशी जी, बहुत सारा। और ये अब चारुकेशी तो लतांगी पॉपुलर हो गया। मेरे ख्याल से हरिप्रसाद जी ने भी शुभंकर उन्होंने भी बैनर्जी किया के साथ बजाया। Yes. ये लोग हरि जी, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, पंडित शिव कुमार शर्मा, वो भी काफी रसिक प्रिया वगैरह शिव जी भी बजाते हैं। और हमसध्वनि और तो बहुत पॉपुलर ही है, और आभोगी वो भी साउथ से ही है, और आमिर खान साहब ने ऐसा पॉपुलर किया। लोग कभी कभी बोलते हैं ना कि प्योर, हमको प्योर चाहिए, तो प्योर सिर्फ दिल होता है, बाकी अगर दिल प्योर है ना, उसमें आपने अच्छे से मिक्स किया तो वो भी प्योर ही बन जाता है। आपको भी ऐसा लगता है कि फ्यूजन, ये कंफ्यूजन ज्यादा होता है? फ्यूजन तो ये इंस्ट्रूमेंट ही फ्यूजन इंस्ट्रूमेंट है। आप देखिए वीणा था, और जो पर्शियन इन्फ्लुएंस अपनी म्यूज़िक पे आया, उसके वजह से अमीर खुसरो साहब ने जो भी, मतलब एक परिस्थिति थी, एक माहौल थी, उसमें पॉलिटिकल सिचुएशंस, सोशियो इकोनॉमिक सिचुएशन सब मिला के ये साज आया। ये साज ही फ्यूजन इंस्ट्रूमेंट है। क्या बात। तो ये कुछ मतलब है ही नहीं। वो तो बहुत लोग बोलते हैं वैसे बोलने के लिए, बट मेरा मानना ये है कि भाई कि सिर्फ दिल प्योर है ना, तो उसके अंदर जो भी घुसता है वो प्योर होके ही निकलता है। क्या बात। ब्रेक नंतर पुन्हा तुमचं स्वागत। आपल्यासोबत सतारवादक पुरबाइन चॅटर्जी आणि गजल गायिका गायत्री अशोकन आहेत। पुरबाइन जी, सतार में आप गत कैसे बजाते हो और कौन सी बजाते हो, इस पे आपका जो महफिल है जी जी वो बहुत निर्भर रहता है। जी जी जी। बहुत बार ऐसा देखा है कि जो इंस्ट्रूमेंटलिस्ट है वो क्या गत
चुनते हैं जी, जी। एखादे राग के लिए, जी, तो ये आप भी ये सब निकष या पैरामीटर्स या जो क्राइटेरिया देखते हैं? जी, देखिए क्या है, फाइनली हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत जो है ना, इवन कर्नाटिक शास्त्रीय संगीत का जो मेलोडी है वो वोकल से आता है। हम लोग पूरी कोशिश ये करते हैं कि वोकल को इमिटेट करें, वोकल म्यूज़िक को इमिटेट करें, उसके जितना पास हम लोग आ पाए उतना। पर ये भी ज़रूरी है कि आप जो इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं उसकी जो खासियत है उसको भी आप दिखाएं। तो सितार सितार जैसा सुनाना चाहिए। सितार शुड नॉट साउंड लाइक फ्लूट और लाइक सम अदर इंस्ट्रूमेंट, और शुड नॉट साउंड एग्जैक्टली लाइक वोकल ऑल्सो। उसमें एक जो अटैक है, उसका जो डायनामिक्स है, वो सब आना चाहिए। क्योंकि आप देखिए, सितार हो चाहे बांसुरी हो चाहे सारंगी हो, हम लोग कई बार वोकल की बंदिशें बजाते हैं। वैसे तो सारंगी या वायलिन में ज़्यादातर वोकल ही बजता है। सितार में अपना इंस्ट्रूमेंटल गट्स भी होते हैं, जिसको हम लोग जैसे रज़ा खानी बोलते हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। पर जैसे जो मैंने नंद की जो बंदिश है जो मैंने बजाया, वो उस्ताद आमिर खान साहब का गाया हुआ बंदिश है, शायद उनका ही कॉम्पोजिशन है। तो वो कोरोना के टाइम पे बहुत रेलेवेंट भी है, क्योंकि उसके जो शब्द है वो ये है कि चाहत मन बेर बेर, मतलब बाहर जाने का मन कर रहा है, तुम्हारे दरस देखन को ओ बलमा। तो वो जाता ऐसे है, चाहत मन बेर बेर, चाहत मन बेर बेर, तुम्हारे दरस देखन को, तुम्हारे दरस देखन को ओ बलमा मन बेर बेर। तो ये हम कोशिश क्या करते हैं, इसका मॉड्यूलेशन ऐसे करें ताकि वो मतलब वोकल का फील आए। पर ये भी ज़रूरी है, मैं जब इंस्ट्रूमेंट ये भी आए क्या बात। तो फिर सार्थक होता है जो दोनों। और मेरा तो क्या है, घर पे मतलब गज़ल का चर्चा चलता रहता है, तो मुझे बहुत शौक़ है कि एक आध गज़ल भी सितार पे बजाऊं, वो कुछ ना कुछ बजता ही रहता है। तो ऐसी कौन सी गज़ल है जो आप सितार पे बजाते हो और ये गाती हैं? बहुत सारे हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो हम मेहदी लोग हसन साहब की करते हैं। ज़्यादा मेहदी हसन साहब के तो एक गज़ल मोहब्बत करने वाले, चाहे रंजा, तो उस पे आते हैं। बट ये मेरा ये बोलना ये था कि सितार पे मैं कोशिश करता हूँ। आई एम ऑलवेज एस्पायरिंग टू बी अ वोकलिस्ट ऑन द सितार। आप जो कि बहुत अच्छा समझाते हैं, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। बहुत बार ना क्या होता है कि इंस्ट्रूमेंट को बजाना और उसको ये पूरे रागदारी में ढालना, जी, ये कितना बड़ा काम होगा जो अलाउद्दीन खान साहब ने किया होगा, और उसके बाद में फिर पंडित रविशंकर जी, अली अकबर खान साहब, निखिल बाना जी, ये सब के विलायत खान साहब, सब लोगों ने तो इनसे सब वो सिलसिला शुरू हो गया। जी, जी। तो मुझे यही बात बहुत अलग लगती है कि कोई इंस्ट्रूमेंट को वो रागदारी में डालना जो प्रेजेंटेशन की बात हो। मुझे याद है पंडित भीमसेन जोशी जी ने ऐसा कहा था कि आकाशवाणी, ऑल इंडिया रेडियो का सबसे बड़ा काम अगर कौन सा होगा तो हम जैसे कलाकारों को समय में हमारा गाना प्रेजेंट करने को उन्होंने सिखाया। जी, देखिए क्या होता है ना, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमको विरासत में मिलती है। हाँ, जैसे तालीम हो, राग के बारे में नॉलेज हो, ताल के बारे में नॉलेज हो, और कुछ चीज़ ऐसा होना चाहिए जो एक कलाकार वो विरासत में जो चीज़ मिल रहा है उसको लेके खुद का क्या कर रहे हो, उसमें आप खुद का क्या ऐड कर रहे हो, करके आप अगले जनरेशन को वो विरासत में दे सकते हो। तो ये एक आर्टिस्ट का टेस्ट होता है कि उसने अपना, जो इंग्लिश में बोलते हैं माई 2 सेंट्स, व्हाट हैव आई एडेड टू इट। तो ये कोशिश जारी रहती है। किसी के नसीब में होता है कि कुछ ऐड कर पाता है, कोई आर्टिस्ट होता है कि विरासत में जो मिला है उसका फेथफुल रिप्रेजेंटेशन करके जाते हैं, वो भी सही है, पर कोशिश होनी चाहिए कि मेरा कुछ इसमें ऐड हो। आपल्यासोबत गायत्री अशोकन ज्या आहेत त्या केरळच्या स्टेट अवॉर्ड विनर आहेत, म्हणजे महान गायक येशुदास यांच्याबरोबर त्यांनी पार्श्वगायनसुद्धा केलेलं आहे आणि आजच्या आघाडीच्या गझल गायिका आहेत। गायत्री जी, यही सवाल है कि ऐसे आदमी के साथ आप रह रही हो कि उनका रागदारी, उनका सतार बजाना और सबसे बड़ा उनका ह्यूमन होना, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि एक तो मलयाली मदर टंग है, उसके बाद आप उर्दू गज़ल गाती है, तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये कैसे हुआ?
Very beautiful question. Actually, it's a very unusual and strange journey for a person who's born and brought up in Kerala. क्योंकि 80-95% of my life has been in Kerala only. तो मलयालम फिल्म्स जैसे आपने बोला, आई वाज वेरी फॉर्चुनेट टू वर्क विद इलैयाराजा सर, येशुदास सर. सो बट when I was in Kerala also, I was keenly listening to Hindustani classical. I was a big fan of Kishori Tai, so many great artists. तो फिर क्या होता है कि अंदर से बहुत इच्छा थी, आई वॉन्ट टू लर्न गज़ल्स. तो मुंबई आती थी कभी कभी, टाइम मिले और वक्त मिले तो आई यूज़ टू लर्न फ्रॉम शुभा जोशी जी, हु इज़ अ ग्रेट सिंगर एंड हु इज़ अ डिसाइपल ऑफ शोभा गुरुजी जी. सो ऐसा उन्होंने मुझे गज़ल का ट्रेनिंग दी. तो आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू हर. And it was destiny, that I got married to him, and I would have never thought that, I'll end up marrying a great sitar maestro. And I feel very fortunate that, I have got this chance to interact with so many maestros and to explore a completely different and new genre, जैसे आपने बोला गज़ल. जो गज़ल का चलन जो अभी बढ़ा है, आज ऑनलाइन हो या सोशल मीडिया हो, तो आप उर्दू गज़ल के भी रखता है बज़्म उर्दू या बज़्म. Yes, I mean, again, as I mentioned, after moving to Mumbai, I got the chance to perform in Khazana Festival, Rekhta Festival in Delhi, which is like a big Urdu festival, Ghazal Bahar. आपकी अपनी जो जी. आपने किसी ने कंपोज की हो या आपने गाई हो, ऐसी कोई गज़ल गाए? हाँ जी. So the first album which I released was 4 years back. पंकज जी ने रिलीज लॉन्च किया वो खजाना फेस्टिवल में. इट्स अ फुल एल्बम कॉल्ड गज़ल गेस. सुना है लोग उसे आँख भर के देखते हैं. सुना है लोग उसे आँख भर के देखते हैं. सोस के शहर में कुछ दिन ठहर के देखते हैं. सुना है लोग, सुना है लोग, सुना है लोग. गज़ल का जिक्र हुआ है जी. तो ऑब्वियसली उनकी भी लाइकिंग गज़ल के ऊपर भी ज़्यादा है, इसलिए तो आपके पास आए हैं. तो मेहदी हसन साहब का जिक्र निकला क्योंकि अभी आपने उनकी गज़ल गाई. तो मेहदी हसन साहब की जो गज़ल है, तो वो हमेशा कहते थे कि मेरी गज़ल सुनने के लिए भी सुनने वाले का रियाज चाहिए. तो ऐसा कोई नहीं उनकी गज़ल सुन सकता है. तो मेहदी हसन साहब की गज़लों के बारे में जब जिक्र हुआ है, तो मुझे आपसे सुनना है कि वो अगर मेहदी हसन साहब की गज़ल गाती होंगी तो आप भी तो बजाते होंगे सितार पे तभी. मुझे बहुत शौक है बजाने का, बल्कि मैं तो ये बोलने वाला हूँ कि गज़ल इज़ वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड जॉनराज ऑफ म्यूज़िक, ऑफ इंडियन म्यूज़िक. क्यों मैं बता रहा हूँ? क्योंकि देखिए इसमें राग है, ठीक है, इसमें पोइट्री है, सबसे बढ़कर तो पोइट्री है, उसके ऊपर इसमें वेस्टर्न हार्मनी भी है. आजकल खासकर आजकल जिस तरीके से इसको इंटरप्रेट किया जा रहा है, और एंड थैंक्स टू वेरी प्रोग्रेसिव थिंकिंग कंपोजर्स. ऑफ कोर्स अपने मेहदी साहब, गुलाम अली साहब तो है, देन अपना पंकज उदास जी, हरिहरन जी ने इसको ऐसा ही इज़ मॉडर्नाइज्ड, स्पेशली द ट्रेडिशनल गज़ल्स, राग बेस्ड गज़ल्स. हरिहरन जी ने इसको ऐसा आगे बढ़ाया. तो वी आर बिग फैंस ऑफ हरिहरन जी. जहाँ की पंकज उदास जी ने जो थोड़ा सा पॉपुलर, ही हैज़ ब्रॉट इट टू द पब्लिक. सो इट्स लाइक अमेजिंग. द जगजीत जी हैज़ रियली ट्रांसफॉर्म्ड द साउंड ऑफ गज़ल. जगजीत जी ने ऐसा पोइट्री का एहसास दिलाया विथ हिज, ऑफ कोर्स विथ हिज $1 million वॉइस. तो ये जब मेहदी साहब का जिक्र हुआ और उन्होंने गाया भी, मैं ज़रा बजा के दिखाता हूँ.
उसकी जो छोटी छोटी मुड़कियाँ होती है ना, हाँ। उसको इंस्ट्रूमेंट में लाना इज वेरी डिफिकल्ट. हाँ। एंड ऑल्सो द अदर थिंग आई वांट टू से फॉर ऑल एस्पायरिंग स्टूडेंट्स ऑफ इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक, मैंने भी ये सीखा है, अभी भी सीख रहा हूँ कि पोएट्री को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है. आप जब बजा भी रहे हो तो मुझे मुश्किल कभी ऐसे ऐसे, सो यू मस्ट, कहाँ आप स्ट्रोक दे रहे हो, इस पे बहुत ध्यान देना ज़रूरी है. कोई भी गाने, मतलब गज़ल हो चाहे कोई भी और भी गाना हो, उसमें भी. क्या बात आहे. आपण एक ब्रेक घेणार आहोत. ब्रेक नंतर पुन्हा आपल्या सोबत सितारवादक पूर्वाईन चॅटर्जी आणि गझल गायिका गायत्री अशोकन असणार आहेत. ही दिवाळी मैफल अशीच सुरू राहणार आहे. ब्रेक नंतर पुन्हा तुमचं स्वागत. आपल्यासोबत सतारवादक पूर्वाईन चॅटर्जी आणि गजल गायिका गायत्री अशोकन आहेत. पूर्वाईन जी, ये गज़ल से याद आया तो मेहदी हसन साहब की जैसे कूबकू फैल गई बात सनासाई में, वो दरबारी पे है. जी जी जी. तब वो गाने के पहले जो आलाप लेते थे तो पूरा दरबारी भी उसमें आ जाता. जी जी, वही और तो. वो ही फिर कंपोजिशन में ट्रांसलेट होता था. अभी के हिसाब से गज़ल बन रही है, ये देखने लायक चीज़ है कि इट इज़ बिकम अ वेरी कंटेम्पोररी. और हरिहरन साहब का बहुत इसमें कंट्रीब्यूशन है. जैसे उनका एक गज़ल है, वो गायत्री भी गाती है. इनफैक्ट I have become more familiar with this गज़ल through गायत्री only. But I love this गज़ल. वो अच्छा, कोरोना के टाइम में अच्छा है, लोगों को ये ध्यान में रखना चाहिए. झूम ले, हंस बोल ले, प्यारी अगर है जिंदगी, वाह. क्या बात है. तो आपकी जो केमिस्ट्री है, ऑब्वियसली हस्बैंड एंड वाइफ, ये तो केमिस्ट्री हर एक की रहती है, लेकिन आपका जॉनर अलग है. आपने तो वो दिखा भी दिया है. इनके नाम के ऊपर आपने एक राग की इजाद की है, राग गायत्री. तो ये कैसे हुआ? मीन्स बहुतों ने आपके पहले राग की इजाद की है, खुद का एक राग लाया, जैसे कि रविशंकर जी ने नटभैरव या बहुत सारे राग लाए हैं और भी आए हैं, लेकिन आपने जो भी पहला बनाया वो इनको समर्पित किया, गायत्री राग. ये कैसे बहुत, इजाद आप हुआ? देखिए इसका नामकरण भी बहुत इंटरेस्टिंग है. हालांकि मेरे घर में गायत्री है, पर ये राग का अगर स्ट्रक्चर आप देखें ना, मैंने बनाया था एक आध बार, लाइव कॉन्सर्ट में भी बजाया और आगे भी बजाने का प्लान है. और साथ में ओजस ने बहुत ज़बरदस्त तबला बजाया, और इसके साथ मैंने वेस्टर्न हारमोनी, तो रिदम शॉ बहुत कमाल का गिटार प्लेयर है, उनको भी बुलाया. एनीवे, सो ये राग का अगर स्ट्रक्चर आप देखेंगे ना, तो ये लूजली दो रागों का कॉम्बिनेशन है, जो कि अपने हिंदुज़म के दो फीमेल एनर्जी ऑफ सरस्वती एंड दुर्गा. दो राग है, सरस्वती एंड दुर्गा, विच आर टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनर्जी, एंड दे कम टुगेदर टू क्रिएट दिस. तो मुझे एक ऐसा बिकम दिमाग गायत्री. में, हाँ, एक सूझा कि ऐसा कुछ मैं ज़रा एक आध लाइन बजा के दिखा. इसकी एक खास बात, अगर आप YouTube पे जाओ तो ये नज़र आती है जी. कि आप अभी जो काम कर रहे हो या आप एक आर्टिस्ट हो, आप जो भी कुछ किया है ये लोगों के सामने जब रखते हो तो कैसा रखते हो? आपने इसमें एक क्लासिकल वर्जन किया है, एक अनक्लासिकल वर्जन जी किया जी है. जी, इसका तो ये नाम ही दोनों रखा था से क्या classical हुआ है कि हमारे जैसे कुछ लोग हैं वो देखते हैं कि भाई नया कुछ किया है तो क्या किया है, जी. तो उसके सामने आपने सब कुछ प्लेटर पे रख दिया है. You see, this is the classical version, this is unclassical version, और दोनों में बसता है, और this is my रागा. तो ये बहुत बड़ी बात है, और ये भी एक अलग ट्रेंड सेट करने वाली बात है. ये छोटे छोटे चीज़ें हैं जो आदमी को बहुत बड़ा आर्टिस्ट बनाती है. तो ये जो आपने चीज़ बनाई है, जो अभी सोशल मीडिया पे है, राग गायत्री, ये कमाल है, कमाल है. तो ऐसा जाता है, ये देखिए, ये है सरस्वती. ये सरस्वती है, और दुर्गा तो दोनों को मिलाए तो
बहुत यूनिक एक कॉम्बिनेशन। तो मुझे तो ये भी उम्मीद है कि कभी अच्छा पोएट्री मिले तो इसको गज़ल में भी इस्तेमाल करेंगे। Well, इसमें he's- जो सरस्वती के नोट्स है ना, तो मराठी में बहुत पॉपुलर नाट्यपद है विकल मन आज। अच्छा, तो वो पूरी जो बंदिश है वो द्रुति है सरस्वती का, जो बकुल पंडित करके बहुत लोकप्रिय गायिका थी, उनका वो नाट्यपद घर घर में बजता है, जी, जी। रेडियो पे तो बजता ही है। तो वो सरस्वती की बंदिश, तो अपने आप में जो जरूर नोट्स ये बजाए सुनूंगा वो अभी। वही है विकल मन आज। He's actually composed quite a few ghazals this Corona time पे, वो तो एक we हाथ दूसरी आप गा दो। हाँ, he only, as in, we were like, you know, let's use this time to get out new stuff, you know, new songs. So he पोस्ट कोरोना में आपका एक एल्बम आएगा जिसमें आपने गजल कंपोज की और इन्होंने गाई है। it's out already, वो like ये सब single आ गया है, single 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 करके आया है, करके single आया सुने है, हाँ। because आजकल people release more of singles instead of the whole album ना, तो he did one in Shanmukha Priya, which is a Carnatic rag, and Ghalib, Mirza Ghalib's poetry लेके आया ये हो जाए। तो आप गाइए। दायम पड़ा हुआ तेरे दर पर नहीं हूँ मैं, दायम पड़ा हुआ तेरे दर पर नहीं हूँ मैं, खाक ऐसी जिंदगी पे के पत्थर नहीं हूँ मैं, दायम पड़ा। So this he composed in a Carnatic राग rag. भी बहुत अलग ही राग है और इसमें हम लोगों ने कंजीरा का इस्तेमाल किया। Yeah. सेल्वा गणेश जी का बेटा, सेल्वा गणेश जी के जो बहुत होनहार बेटा है, स्वामीनाथन करके और राजेश वैद्या करके वीणा। वीणा माइस्ट्रो फ्रॉम चेन्नई। ये षण्मुख प्रिया से मुझे याद आया, ये राग के बारे में मुझे ओरिएंट किया या रेकमेंड किया या उन्होंने बोला कि आप सीखो, ये राग बजा सकते हो, शंकर महादेवन जी, जो कि मेरे लिए ही इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन इन आवर लाइव्स, ही इज़ लाइक अ मेंटर, गुरु फॉर अस। दो ऐसे लोग हैं, एक शंकर जी, शंकर महादेवन जी, और एक उस्ताद जाकिर हुसैन साहब। ये दो लोग हमारे ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट, इनके एक एक शब्द में कुछ ना कुछ। जाकिर भाई का तो मैं बचपन से व्हाट विजडम उनके, और कुछ चीज़ें तो ऐसे हैं जो अभी मुझे समझ में आ रहे हैं उनकी बातों से, तब सुना था, सिर्फ सुन के समझ नहीं आई अभी। एनीवे, कमिंग बैक टू नहीं कमिंग बैक टू नहीं, मैं अब आपको एक बताता हूँ। एक 2 महीने पहले या 3 महीने पहले की बात है, उन्होंने ट्विटर पे जी आपको ये पूछा था कि आप ये ऑनलाइन कैसे करते हो और ये सब कैसे मैच होता है ऑनलाइन, हमें बताइए। और फिर आपने बोला था कि जाकिर भाई मैं आपको अलग से बताता हूँ। और उसके बाद में क्या हुआ, देखिए उसके बाद में क्या हुआ, जाकिर भाई भी ऑनलाइन करने लगे। जी 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 तो ये बड़प्पन है। जाकिर भाई का महान बड़प्पन लोगों ये की। है कि जाकिर भाई इज रेलेवेंट, मतलब जब से वो जाकिर भाई बने, उस्ताद जाकिर हुसैन बने, तब से लेके अभी और हमेशा के लिए वो रेलेवेंट रहेंगे, इसलिए कि उन्होंने हर बार अपने आप को रीइन्वेंट किया है और वो सबको लेके चलने वाला इंसान है। उनका ऐसा बड़प्पन है, उनका ऐसा द पर्सपेक्टिव ही हैज़ इज़ सो 360 डिग्री कि वो कभी भी किसी भी चीज़ के साथ अपने आप को अडेप्ट कर सकते हैं। और उसमें जो मैं बोल रहा था ना कि अपना 2 सेंट्स वो दे सकते हैं, उनसे हम लोग कुछ ना कुछ सीख सकते हैं हर एक सब्जेक्ट के बारे में। तो ये षण्मुख प्रिया शंकर जी ने मुझे बोला कि ये राग पसंद आएगा शायद, तो तब मैं सुनने लगा षण्मुख प्रिया। एंड देयर इज़ वन पर्सन आई फॉलो अ लॉट, दैट इज़ यू श्रीनिवास जी, जो उनका फ्रेजिंग, उनका जो संगीत का सोच है। तो इधर से ये राग के लिए मुझे, मेरे दिमाग में, मेरे दिल में बहुत प्यार आया ये राग के लिए, क्योंकि मुझे ऐसा राग दिखा ही नहीं अभी तक। इसमें बहुत एक मिस्टीरियस एलिमेंट है। तो ये गज़ल के वर्ड्स भी मुझे लगा कि इट्स अ डार्क लिरिक, दायम पड़ा हुआ। अच्छा, गजल से बात आई तो कि बहुत सारे
आर्टिस्ट लोग अभी मराठी नाट्यपद हो या मराठी लिरिक्स हो अब जानने लगे हैं, तो आपने कुछ उससे सीखा है? क्योंकि शंकर महादेवन अगेन जी, वो जी, कंपोजर जी, है, जी, जी, हाँ। तो उनके उन्होंने थ्रू मुझे वो मौका ज्यादा दिया। स्प्रेड अप हुआ। कटियार कालजात घुसली, उन्होंने मुझे मौका दिया वो फिल्म में बजाने का। तो उसी दौरान वैसे तो महेश भाई, मतलब महेश काळे वाज एन ओल्ड फ्रेंड ऑफ माइन, स्टिल कंटिन्यूज टू बी फ्रेंड ऑफ माइन। राहुल देशपांडे, ये सब जितने भी अपने बिरादरी के हैं, जितने भी ये अपने contemporary है। उनके साथ शोज करने का मौका मिला। तो आई पिक्ड अप एंड शी इज़ ऑल्सो पिक्ड अप सम अभंग, सम नाट्य संगीत। वैसे तो मैं आई वॉज ऑलवेज अ बिग फैन ऑफ हृदयनाथ जी, तो उनके कॉम्पोजिशन हम लोग बचपन से, बिकॉज बंगालीज आर बिग फैन ऑफ हृदयनाथ जी। और लता जी का तो खैर जवाब ही नहीं है, उनके तो हर एक लैंग्वेज में है। बट वी लर्नड अ लॉट ऑफ दीज सॉन्ग्स विच हैड अ मराठी वर्जन एंड अ बंगाली वर्जन। तुम्ही मुंबईत राहता, काहीतरी मराठी झालं पाहिजे, अभंग किंवा नाट्यपद किंवा एखादं मराठी भावगीत, काही ना काहीतरी घ्या. I've sung Ranjani Gayatri ji's Abhang a couple of times, but this I just want to try today. अभंग से याद आया और आपने रंजनी गायत्री जी का नाम निकाला, तो बहुत सारे अभंग जो मराठी के हैं वो कन्नड़ा में भी गाए गए हैं. जी, सेम जी, जी. कंपोजिशन है, सिर्फ वर्डिंग अलग है. वो कानड़ी है या मराठी है? Ga ma da ni za da ni da ga ma ga ni za da ni da ni za ga ma कानडा राजा पंढरीचा, कानडा राजा पंढरीचा, वेदा नाही कळला, वेदा नाही कळला, अंतपार याचा कानडा राजा पंढरीचा, कानडा राजा पंढरीचा. क्या बात है. वापस वही बात है कि आप कहीं से ना कहीं से भी आओ, कुछ ना कुछ जो बैगेज लेके आते हो वो ब्लेंड हो जाता है. आपके गायकी में नॉर्थ इंडियन स्टाइल और कर्नाटक क्लासिकल म्यूजिक और मलयाली टोन, ये ऐसा ब्लेंड हुआ है ना, ये कुछ अलग आविष्कार हो जाता है. तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है जो आपकी है, मुझे नजर आती है. Thank you. आपको तो ज्यादा नजर आती होगी. बंगाली लोग कितना भी हिंदी बोल लेना, लेकिन थोड़ा सा वो रौश वो आता है, रसगुल्ला आ जाता है. थोड़ा आता है. तो मतलब वो है, अपना पहचान है ना. एग्जैक्टली. मुझे तो बहुत डर है क्योंकि हमेशा वो स्त्रीलिंग पुल्लिंग का कंफ्यूजन, बिकॉज केरला में है ही नहीं जेंडर. अच्छा. तो मैं कितने बार, अभी पूजा यूज्ड टू मेक फन ऑफ मी से, हाँ मैं आया, मैं आया नहीं दीदी, मैं आई. सो अभी भी मुझे बहुत कंफ्यूजन. दैट द फनीएस्ट थिंग इज आई कैन रीड एंड राइट उर्दू नाउ. अच्छा. मैं आई कैन रीड उर्दू, बट हाँ आई केम एंड लर्न, आई गॉट अ टीचर, बट फिर भी मुझे ऐसा डर है ग्रामर का. अभी टाइम लगेगा. नहीं, इट्स ओके. इन्होंने तो मराठी अभंग गा दिए. जी जी जी. तो आप कुछ बजा दीजिए. मैं दो लाइन घेईचंद मकरंद. हाँ. इसका भी एक किस्सा है. हाँ. मेरे बहुत अच्छे मित्र है और कमाल के आर्टिस्ट है राहुल देशपांडे जी. उन्होंने अपने ग्रैंडफादर पे एक फिल्म बनाया और उसमें मुझे बजाने का मौका दिया, ये घेईचंद मकरंद. तो ये घेईचंद मकरंद जो कि बहुत ही पॉपुलर मेरे ख्याल से, मतलब बहुत. हाँ. उनके दादाजी ने मीन्स उनके पंडित दादाजी. वसंतराव देशपांडे जी ने उसको बहुत पॉपुलर किया. जी, जी, जी. उसके 2-3 वर्जन है वो नाटक में, ओरिजिनल में. जी जी. जो फिल्म में भी 2 वर्जन आए हैं. अलग अलग वर्जन. हाँ, एक स्लो है, एक फास्ट है. उनका स्पीड मतलब ऐसा था. जाते हैं सम के पहले, उनका ये स्टाइल है. तो बट मैं बहुत मतलब कठिनाई के साथ और बहुत सारे टेक के बाद मैंने बजाया और वो मतलब उम्मीद है कि लोगों को पसंद आए. आपण एक ब्रेक घेणार आहोत. ब्रेक नंतर पुन्हा आपल्या सोबत सितार वादक पूर्वायन चॅटर्जी आणि गझल गायिका गायत्री अशोकन असणार आहेत. ही दिवाळी मैफल अशीच सुरू राहणार आहे.
ब्रेकनंतर पुन्हा तुमचं स्वागत. आपल्यासोबत सतारवादक पुरबाइन चटर्जी आणि गजल गायिका गायत्री अशोकन आहेत. पुरबाइन जी, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि फ्यूजन एक लिमिट तक ठीक रहता है, बाद में वो कन्फ्यूजन बन जाता है. जी. बहुत बार ये हम भूल जाते हैं कि इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक को अगर वेस्टर्नाइज करना है तो उस लिमिट तक ना करें कि हम इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक उसमें पीछे छोड़ दें. लेकिन फ्यूजन करते समय बहुत ख्याल रखना पड़ता है. और आपने भी अपना कुछ एक अलग बैंड बोलो या कुछ एक अपना एक टीम बनाया है फ्यूजन के लिए और जो काफ़ी हिट है. देखिए जी, क्या है, संगीत दिल की भाषा है. हाँ, तो दिल में जो आए उसको एक्सप्रेस करें एज मच एज पॉसिबल, दिल से डायरेक्ट, उसी को संगीत बोलते हैं. अगर उसमें प्योरिटी की बात आप सोचिए ना, ज़्यादा आप सोचने लगे तो दिल की बात दिल में ही रह जाता है. बाहर जो निकलता है फिर वो इम्प्योर ही निकलता है. तो अगर हम लोग अभी सोचने लगे कि देखो शर्ट पैंट क्यों पहने, जीन्स क्यों पहने, गाड़ी क्यों ले, अपना वाई नॉट टेक अ हॉर्स चैरियट, वो तो अपना या तो टेक अ बुलॉक कार्ट एंड गो ऑन इट. इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल क्यों करे, गोबर गैस क्यों ना यूज़ करे. तो जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ती जाती है ना, हमको आगे बढ़ना ही पड़ता है. उसमें कुछ कुछ चीज़ें ऐसे होते हैं कि किसी को पसंद है, किसी को नहीं पसंद है. जिसको नहीं पसंद है वो ऑटोमेटिकली उस तरफ जाएगा नहीं, पर जिसको पसंद है उसको बेशक जाना चाहिए, वरना वो दिल की बात बोल नहीं सकेगा. जिसको जैसे अभी देखिए चाइनीज़ फूड पूरी दुनिया में पॉपुलर हो गया है और उसका अलग अलग फ्लेवर भी आने लगा है. चाइनीज़, इंडियन चाइनीज़ करके रेस्टोरेंट आया है यूएस में. क्यों आया है? क्योंकि इंडियन लोगों ने चाइनीज़ फूड में कुछ अपना डाला है और वो लोगों को पसंद आया है, इसीलिए तो लोग पैसा दे के खरीद के खा रहे हैं उसका वो खाना. तो फ्यूजन बोले कि ऐसा कुछ है ही नहीं. देयर एवरीथिंग, एज आई सेड, द सितार इज़ अ फ्यूजन इंस्ट्रूमेंट. अपना जो फॉर्मेट है, जो अभी हम लोग जो बजा रहे हैं वो ध्रुपद और ख्याल के 50-50 है. हाँ, उसमें कर्नाटिक के भी एलिमेंट्स आ गए हैं. तो फ्यूजन है अपने अंदर, चाहे इंडियन एलिमेंट्स में फ्यूजन हो, चाहे उसमें दो एक आध वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट आपने जोड़ लिया है. जो अपना, अभी आप बोलिए इंग्लिश में बात करना, ये अपने डेली लाइफ, इट्स अ पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ. हम लोग अपने आप को सही से एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते. कुछ चीज़ें ऐसे होते हैं जिसके लिए वी हैव टू टेक द हेल्प ऑफ सम अदर लैंग्वेज, नॉट ओनली इंग्लिश. तो ये म्यूज़िक भी ऐसा है. जब द नोट और द इडियम इज़ जस्ट अ व्हीकल ऑफ व्हाट इज़ इन योर हार्ट. तो जब जिस इंस्ट्रूमेंट का, जब जिस व्हीकल की ज़रूरत है उसको हम इस्तेमाल करते हैं. दिल की बात बाहर आना चाहिए. क्या बात. ये ज़रा ब्लूज़ स्विंग, एक्चुअली स्विंग जैज़ और ब्लूज़, मतलब ब्लूज़ का जो कि बहुत इट्स अ वेरी ब्लूज़ी स्केल जिसको बोलते हैं, बट स्विंग जैज़ धम चक ऐसा जाता है. इसमें जब इंडियन ऑर्नामेंट्स आने लगते हैं ना,
आप में सितार वादक तो है ही, एक कंपोजर छिपा है, बहुत अच्छा कंपोज करता है, जिसकी समझ बहुत अच्छी है। तो मराठी गाना जी अगर आप सोचते हो तो हृदयनाथ मंगेशकर जी भी आपने सुने होंगे, जैसे आपने गालिब की हाँ, गजल गाई थी, तो हृदयनाथ जी ने लता जी के साथ गालिब का एल्बम 70s में बनाया था, और वो इतनी रेयर कंपोजिशंस है, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि इतनी अच्छी गालिब की नज़मों के ऊपर या गज़लों के ऊपर इतनी अच्छी कंपोजिशंस नहीं बनी। बाद में हृदयनाथ जी ने वो बहुत से फिल्मों में गाने के तौर पे यूज़ भी की, जी जी। लेकिन वो जो पुराना मेन एल्बम है गालिब नाम से, तो वो जो गज़ल कंपोजिशंस है, आप अगर उसको सुनोगे तो बोलेंगे अरे ये तो 70s की गज़लें हैं जो आप बहुत सारे फिल्मों के गाने के तौर पे जानते हैं। जी जी तो ऐसा भी होता है कि जो मेन चीज़ है वो ध्यान में आती नहीं है मास के, वो क्लास तक ही सीमित रहती है, वही मतलब- और फिर वो गाना बन के जब आता है वही कंपोजिशन सब लोग सुनते हैं। पहुंचना जरूरी है, कैसे पहुंचा, क्या बात। देखिए जिसको जानना है ना वो ओरिजिनल तक पहुंचेगा, वो जाके पता करेगा कि किसका कॉम्पोजिशन है, कहाँ से आया है, वगैरह वगैरह। पर हृदयनाथ जी हमारे लिए, खासकर बंगालियों के लिए, वो हमारे दिल में काफ़ी उनके लिए जगह है और इज्जत है, क्योंकि बचपन से हम लोग सुनते आ रहे हैं काफ़ी सारे कॉम्पोजिशंस ऐसे हैं जिसका मराठी वर्जन है और बंगाली वर्जन है, और बचपन से मैं सुनता आ रहा हूँ द बंगाली वर्जन, फिर बाद में जब मैंने मराठी वर्जन सुना है तो उसके साथ नाउ आई एम मोर फेमिलियर विद द मराठी वर्जन, एंड सम ऑफ देम आर फैबुलस कॉम्पोजिशन। Joe